हिस्ट्री विद उदय सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 6 DSC 4 के महत्वपूर्ण टॉपिक खाड़ी युद्ध गल्फ वार के बारे में चर्चा करेंगे और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के आने वाले प्रश्नों में शामिल है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोविड के कारण क्लासेस बंद हैं और बच्चों के बीच में स्टडी मटेरियल पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें, अच्छे रिजल्ट ला सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मुख्य तौर से सवाल जो आता है वह आता है खाड़ी युद्ध के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें या खाड़ी युद्ध पर निबंध लिखें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि खाड़ी युद्ध या जो गल्फ वार से संबंधित जो प्रश्न है वह पश्चिम एशिया में तेल राजनीति के प्रश्न से जुड़ी हुई है। यदि तेल राजनीति से संबंधित भी सवाल आता है तो आप इसको लिख सकते हैं उसे जोड़ते हुए, क्योंकि जब तेल कूपों का पता चला, तेल कुओं का पता चला तो इस एरिए में औपनिवेशिक शक्तियाँ अपना पांव फैलाने लगी और आगे चलकर खाड़ी युद्ध भी इसी राजनीति का एक अंग बन गया। चलिए देखते हैं आंसर को। खाड़ी युद्ध तेल राजनीति के चलते ही आगे चलकर ईरान इराक में युद्ध हुआ। इस दौरान अमेरिका तथा रूस ने इराक को उच्च तकनीकी शस्त्र बेचे तथा राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की पीठ पर हाथ रखे। इसका कारण यह था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान में धार्मिक कट्टरवादियों को पनपने दिया जाए और ना ही वह ईरान को पश्चिमी एशिया का सबसे समृद्ध देश बनाना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि ईरान इराक युद्ध के फलस्वरूप दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता रहा और दोनों का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर से हटा रहा। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 8 वर्षों के दौरान इराक को एक बहुत बड़ी शक्ति बना दिया। इससे उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। फलस्वरूप उसने कुवैत पर अपना अधिकार जमा लिया। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर आधिपत्य हो जाने के कारण अमेरिका को यह अवसर मिल गया कि सद्दाम हुसैन को सबक सिखा दें। उनके सामने निम्नलिखित स्पष्ट लक्ष्य थे। पश्चिमी एशिया के देशों से तेल की आपूर्ति को होने वाले खतरे के निराकरण करना, सद्दाम हुसैन के परमाणु शस्त्रों के कारखानों को ध्वस्त करना, इजराइल की सुरक्षा की आंच न आने देना, इराक को पश्चिमी एशिया के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन का अवसर न देना, इराक को सऊदी अरब क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना, विश्व का एकमात्र सर्वोच्च शक्ति के रूप में अमेरिकी छवि तथा अमेरिकी नेतृत्व को बनाए रखना। चूँकि अरब प्रायद्वीप विशेषतः सऊदी अरब, जॉर्डन, खाड़ी देश एक लंबे समय से अमेरिका के घनिष्ठ मित्र रहे हैं, साथ ही ये देश अपनी अपार संपदा अमेरिका में ही जमा कर रखी हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अतः जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि किस प्रकार अपने विदेश नीति को संचालित करें जिससे इराक मामले में सभी लक्ष्य पूरी हो सकें और पश्चिमी एशिया के किसी दूसरे राष्ट्र उसका विरोधी न बन जाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति बुश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य पश्चिमी एशिया में सोवियत संघ के प्रभाव के विस्तार को रोकना था। पिछले 200 वर्षों से रूस साम्राज्यवादी नीति पर अग्रसर था। खासकर खाड़ी देशों के मामले में यह नीति ज़्यादा ही स्पष्ट थी। फारस की खाड़ी तथा अरब सागर उसके आकर्षण के प्रमुख केंद्र रहे हैं। हालांकि इस समय
रूस ने अपने घरेलू उलझनों और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, फिर भी रूस के पदार्पण को रोकने का और अपने हितों की रक्षा करने का सबसे अच्छा उपाय यही था कि वह इराक के विरुद्ध युद्ध शुरू करे। अमेरिका ने डेजर्ट शील्ड नामक अभियान या डेजर्ट स्टॉर्म नामक अभियान के अंतर्गत अपनी सेनाएं सऊदी अरब में उतार दी और सऊदी अरब ने अपनी भूमि से युद्ध संचालन की अनुमति दे दी। यूरोपीय समुदाय के देशों ने सेनाएं भेजने की घोषणा की। स्विट्जरलैंड जैसे तटस्थ देश ने इराक की भर्त्सना की। यूरोपीय समुदाय, अमेरिका, जापान और ब्राज़ील आदि देशों ने अपनी लगी हुई कुवैत तथा बगदाद में संपत्ति तथा जमा राशियों को निकालने पर पाबंदी लगा दी, जिससे कि कुवैत पर आधिपत्य जमाने वाला इराक उन पर अपना दावा पेश न कर सके। इराक को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ऐसी कठोर व्यवहार की आशा नहीं थी। आर्थिक प्रतिबंधों ने उसे बहुत कठिन परिस्थितियों में डाल दिया, परंतु उसने सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने इराक को नौसेना तथा थल सेना से घेर लिया। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ को आशा थी कि उसके द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध इराक को कुवैत खाली करने के लिए मजबूर कर देंगे, परंतु इराक अपनी हट पर डटा रहा। सुरक्षा परिषद ने इराक को कुवैत से हटाने के लिए 2 अगस्त से 30 नवंबर 1990 के बीच 8 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें यह कहा गया था कि अगर इराक 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से नहीं हट जाता है तो उसके विरुद्ध बल प्रयोग किया जाएगा। इसमें 15 में से 12 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिए। चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। यूएनओ ने ऐसा प्रस्ताव किसी देश के विरुद्ध बल प्रयोग करने की अनुमति पहली बार लिया था। युद्ध की शुरुआत। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार इराक को 15 जनवरी की आधी रात तक कुवैत से हट जाना था, मगर उसने वैसा नहीं किया। बहुराष्ट्रीय सेना के 6,30,000 सैनिक युद्ध के मैदान में तैयार थे। 17 जनवरी 1991 ईस्वी को बहुराष्ट्रीय लड़ाकू विमानों ने बगदाद पर अंधाधुंध बमबारी शुरू करके युद्ध का श्री गणेश कर दिया और अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने बगदाद पर भारी बमबारी की। इस बमबारी ने उसके आधारभूत ढांचे को ध्वस्त कर दिया। युद्ध का श्री गणेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, हमने यह संकल्प किया है कि हम सद्दाम हुसैन की परमाणु शस्त्रास्त्र क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर देंगे और हम उनकी रासायनिक हथियार कारखानों को नष्ट कर डालेंगे। इसमें हम चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने 12 मिनट के अपने संबोधन में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को इराक का तानाशाह कहा और इस बात पर बल दिया कि इराक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही यूएनओ के प्रस्ताव के अनुरूप की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रयोजन स्पष्ट हैं। सद्दाम हुसैन की सेना को वापस कुवैत छोड़ना है और कुवैत में वैधानिक सरकार की पुनः स्थापना की जाएगी। उसे उसका अधिकार मिलेगा। इराक को यूएनओ के प्रस्तावों के अनुसार कार्य करनी होगी तथा हमें आशा है कि जब शांति बहाल हो जाएगी तब इराक संयुक्त राष्ट्र संघ के शांतिपूर्ण और सहयोगी सदस्यों की भांति रहेगा तथा सुरक्षा और स्थिरता का बहाली करेगा। उन्होंने सारी जिम्मेवारी सद्दाम हुसैन पर डाल दी। उधर सद्दाम हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इसकी सेनाएं अमेरिका के शैतानी इरादों को कुचल देगी तथा यह युद्ध समस्त युद्धों की मां सिद्ध होगी। हम गठबंधनों की सेनाओं की सबक सिखाएंगे। सद्दाम हुसैन ने राष्ट्रपति बुश को अपराधी और पाखंडी कहा तथा अपने राष्ट्र को बहादुर, वफादार और साहसी बतलाया। उसने सऊदी अरब को अरब द्रोही कहकर उसे नष्ट करने की बात कही। इस युद्ध से सोवियत संघ ने अपने को अलग रखा। इसके 2 कारण थे। पहला यह था कि उन्होंने राष्ट्रपति बुश से कहा था कि वे सद्दाम हुसैन से सीधे बातचीत करें, किंतु बुश ने यह सुझाव अस्वीकार कर दिया था। एवं दूसरा यहाँ की राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव खाड़ी युद्ध की लाभ उठाकर अटलांटिक देशों में उठ रहे विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेनाएं भेजना चाहते थे और उन्होंने अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया वह घातक
घातक हो गया। उच्च तकनीकी के कारण बहुराष्ट्रीय सेनाओं को बढ़त मिलती गई। हालांकि इजराइल तटस्थ था, फिर भी इराक उस पर मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका ऐसा ही निशाना इराक ने सऊदी अरब पर भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बहुराष्ट्रीय सेनाओं की कोशिश इराक के परमाणु शस्त्रास्त्र और इसमें आंशिक सफलता मिली। उधर सद्दाम ने युद्ध के नियमों का अवहेलना शुरू करते हुए युद्ध बंदियों को अतनाएं देना शुरू कर दिया तथा उसे सामरिक केंद्रों पर रखकर टीवी में प्रसारण कर दिया, जिससे कि बहुराष्ट्रीय सेनाएं उन ठिकानों पर हमला न कर पाए। इतना ही नहीं, सद्दाम हुसैन ने कुवैत में 1000 में से 800 तेल कुओं में आग लगा दी। इस तरह जिससे असंख्य दुर्लभ जातियों के जलचर समुद्री तट पर जीव मारे गए। पर्यावरण प्रदूषित हो गया। खारे जल को पीने योग्य बनाने वाले योग्य संयंत्र बंद हो गए। जमीनी लड़ाई। जमीनी लड़ाई की शुरुआत 23 फरवरी 1991 की आधी रात से शुरू हुई और बहुराष्ट्रीय विमानों ने भीषण बम वर्षा की और इसी समय राष्ट्रीय सेना बख्तरबंद गाड़ियों और टंकों पर सवार होकर इराक की सेना को रौंदती हुई कुवैत में घुस गई और एक बार आगे बढ़ने के बाद कुवैत को इराकियों से खाली करा दिया। 25 फरवरी को इराकी सेनाओं ने फिर कुवैत से वापसी की घोषणा की, पर गठबंधन सेनाओं ने उस पर पीछे से हमला किया। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय सेना ने पश्चिम की ओर से इराक में घुसकर दक्षिण इराक पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 27 फरवरी को कुवैत मुक्त हो गया एवं 28 फरवरी को 6 सप्ताह पुरानी खाड़ी युद्ध की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी। इराक ने अपने 1 लाख इराकी सेना को युद्धबंदी के रूप में देखा तो वह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी 12 शर्तों को मान लिया। इसके बाद राष्ट्रपति बुश ने कहा कि इस युद्ध को हम पीछे छोड़ आए हैं, कुवैत मुक्त हो गया है, इराक की सेना पराजित हो चुकी है, हमारा सैनिक प्रयोजन पूरा हो गया है। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की नाकेबंदी जारी रही। इसका उद्देश्य यह था कि इराक फिर से शस्त्रास्त्रों से लैस नहीं हो सके, लेकिन ऐसा ना हो सका और पुनः इराक ने अपनी सैनिक अभियानों में तेजी लाई और युद्धबंदी घोषणा के बावजूद औपचारिक युद्ध विराम संधि की शर्तें तय करने और उन पर दोनों के हस्ताक्षर की घोषणा का कार्य आसान न था। ये शर्तें सुरक्षा परिषद को तय करनी थी और इन्हें लेकर परिषद के सदस्यों में मतभेद स्वाभाविक था। खाड़ी युद्ध के परिणाम। खाड़ी युद्ध के व्यापक परिणाम हुए जो निम्न हैं। चूँकि अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने विजय प्राप्त की, इससे अमेरिका ही विश्व की एकमात्र महाशक्ति माने जाने लगा। सोवियत संघ की एक महाशक्ति के रूप में कमजोरी स्पष्ट रूप से उजागर हुई। वह इस युद्ध में अमेरिका की मनमानी को नहीं रोक सका। साम्यवादी चीन इस युद्ध में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सका। इस युद्ध ने कुवैत को पुनः स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया और इराक ने भी इसे संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया। इराक को इस युद्ध का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। उसके सैनिक और असैनिक प्रतिष्ठानों, सड़कों, पुलों और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया गया। दक्षिण इराक के बहुत बड़े इलाके उसके हवाई जहाज को उड़ने से वंचित कर दिया गया और रासायनिक प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया गया एवं इराक को निश्चित राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई। इससे इराक की स्थिति मध्य पूर्व एशिया में कमज़ोर हो गई। इराक के महत्वपूर्ण तेलकूपों पर अमेरिका का आधिपत्य हो गया। इस युद्ध के बाद यह साबित हो गया कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद अमेरिका सरकार की कठपुतली है और गुटनिरपेक्षता के खोखलेपन उजागर हुए। अतः यह सही है कि खाड़ी युद्ध ने विश्व राजनीति में गंभीर प्रभाव परिलक्षित किए। थैंक यू।